वेंडिंग मशीन माना जाता है। हाँ, ऐसा लग रहा था कि यह एक बहुत ही सरल उपकरण था। आपने एक सिक्का फेंका और बदले में एक गिलास पवित्र जल प्राप्त किया। इस मशीन का वर्णन सबसे पहले हीरो के कार्यों में किया गया था। अलेक्जेंड्रिया एक गणितज्ञ और इंजीनियर थे जो पहली शताब्दी ईस्वी के दौरान रहते थे। आजकल ये मशीनें हर जगह हैं, लेकिन ये कल्पना करना मुश्किल है कि उनका आविष्कार बहुत पहले हुआ था। इस वीडियो में हम अतीत की प्रौद्योगिकियों और आविष्कारों के बारे में बात करेंगे जो आज भी सभी को चौंका सकते हैं। आधुनिक दुनिया में हम 2000 साल से भी पहले जाते हैं। चीन में एक शक्तिशाली हथियार बनाया गया था। इसकी तुलना केवल कलाश्निकोव राइफल की शक्ति से की जा सकती थी। यह शायद इतिहास में पहला रैपिड फायर हथियार था, हालांकि लोग अभी भी इसके आविष्कार से बहुत दूर थे। गोलियां और अन्य आधुनिक उपकरण। और यदि आप यह नहीं समझ पा रहे हैं कि यह इतना अच्छा क्यों है, तो यहाँ एक सरल व्याख्या दी गई है। एक सैनिक जितना अधिक गोले दाग सकता है, वो उतना ही अधिक कुशल होता है, और चीनी योद्धा अविश्वसनीय रूप से कुशल थे। बार बार जुगे क्रॉसबो की स्ट्रिंग की क्रिया के लिए धन्यवाद। प्रक्षेप्य को रखने और धनुष की प्रत्यंचा को नीचे करने का काम एक हाथ से किया जा सकता है। यदि आपने मध्ययुगीन क्रॉसबो देखा है तो आप कल्पना कर सकते हैं कि यह चीनी क्रॉसबो बहुत अलग था। और बोल्ट के साथ पत्रिका मामले के लिए धन्यवाद। ज़्यूस क्रॉसबो 7 से 10 बोल्ट तक फायर कर सकता था 15 से 20 सेकंड में, लेकिन हम पहले संस्करण के बारे में बात कर रहे हैं, जबकि इस क्रॉसबो का उन्नत संस्करण एक साथ 2 या 3 बोल्ट भी मार सकता है। तुलना के लिए एक साधारण क्रॉसबो केवल प्रति मिनट लगभग 2 बोल्ट मार सकता है और सबसे अच्छा तीरंदाज 10 तीर मार सकता है। अंतर देखें, और यह सब दूसरी या तीसरी शताब्दी में या शायद उससे भी पहले। वैसे ज़्यूस क्रॉसबो का उपयोग आखिरी बार 19वीं शताब्दी के अंत में वास्तविक लड़ाइयों में किया गया था। ये सिर्फ एक क्रॉसबो नहीं है, बल्कि एक कालातीत क्लासिक है। और यहाँ एक और दिलचस्प तथ्य है, चीनी रिपीटिंग क्रॉसबो विंचेस्टर मॉडल 1873 लीवर एक्शन राइफल के समान गति से बोल्ट मारता है। ये बेशक AK-47 जितना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी स्वचालित क्रॉसबो राइफल प्राचीन चीन की एकमात्र तकनीक नहीं है जो हमें दक्षिण पूर्व चीन के पुरातत्वविदों में आश्चर्यचकित करती है। 2000 साल पुराना एक काम करने वाला उपकरण मिला। यह एक हाइड्रोलिक हथौड़ा है। पानी और गुरुत्वाकर्षण कृषि कार्य के लिए एकदम सही है। प्रवाह लॉक को मोड़ देता है और हथौड़े अपने वजन के नीचे अनाज से टकराते हैं और उसे कुचल देते हैं। कोई बिजली नहीं, कोई शारीरिक श्रम नहीं, कोई दोपहर का भोजन नहीं टूटता। हाइड्रोलिक हथौड़ा सप्ताह के 7 दिन 24 घंटे काम कर सकता है और प्रत्येक हथौड़ा 445 न्यूटन के बल से टकराएगा। इसलिए एक मशीन 10 लोगों को प्रतिस्थापित करने में सक्षम होगी और इसे स्लीप स्नैक खाने या उनके इंस्टाग्राम फीड की जांच करने की आवश्यकता नहीं है। ये बहुत सुविधाजनक है। चीनी शिल्पकार इस आविष्कार के साथ अपने समय से बहुत आगे थे। कम से कम 15 साल पहले हाइड्रोलिक हथौड़े का उपयोग अनाज को कुचलने और आटा बनाने के लिए किया जाता था, लेकिन कुछ सदियों बाद इसका उपयोग चीनी औद्योगिक क्रांति के दौरान धातु की ढलाई के लिए किया जाने लगा, और यह अभी भी जारी है। दुनिया भर में आधुनिक कारखानों में उपयोग किया जाता है। 2000 साल बाद बेशक हाइड्रोलिक हथौड़े आज थोड़े अलग दिखते हैं और काम करते हैं, लेकिन सिद्धांत वही है। ठीक है, चलो चीन छोड़ें और प्राचीन मिस्र की ओर चलें। जब प्राचीन वाहनों की बात आती है तो आप क्या कल्पना करते हैं? शायद रथ, शायद वाइकिंग अंतिम उपाय के रूप में एक ट्रोजन हॉर्स जहाज, लेकिन निश्चित रूप से एक आधुनिक विमान वाहक के आकार की नाव नहीं है। इस बीच ये 3री शताब्दी ईसा पूर्व की एक वास्तविक नाव है। इस विशाल गैली को टेसेराकेन टेरेस के रूप में जाना जाता था और इसे फिरौन के आदेश से बनाया गया था। टॉलेमी चतुर्थ साथी बल्लेबाज और जहाज इतना बड़ा था कि कुछ वैज्ञानिकों को संदेह है कि क्या यह अस्तित्व में था। यह माना जाता है कि यह 130 मीटर लंबा, 20 चौड़ा, 25 मीटर ऊंचा था और पूरी तरह से लकड़ी से बना था। टेसेराकेन टेरेस इतिहास का सबसे बड़ा लकड़ी का जहाज था। इसमें 2 धनुष, 2 थे स्टर्न। वास्तव में एक मंच से जुड़ी हुई 2 बहुत लंबी नावों की तरह दिखते थे। लगभग 4000 टन वजनी एक प्राचीन कैटामरन की तरह। इसे मिस्र की शक्ति और धन का प्रदर्शन करना था, और जाहिर तौर पर आधुनिक विमान वाहक के विपरीत उन्हें लकड़ी की मात्रा को छोड़ना पड़ता था। परमाणु रिएक्टरों की ऊर्जा की बदौलत टेसेराकेन टेरेस केवल नाविकों की शक्ति पर भरोसा कर सकते थे, और उनमें से 4000 थे। प्रत्येक तरफ 50 अयस्क थे। ये स्पष्ट नहीं है कि मिस्रवासी इतने सारे लोगों को कैसे समायोजित करने और उन्हें एक साथ ऊपर उठाने में कामयाब रहे। जहाज पर 400 नाविक और साथ ही 850 सैनिक भी हैं। एक तरफ यह अविश्वसनीय रूप से अच्छा लगता है, एक पूरा छोटा शहर और एक नाव, लेकिन दूसरी तरफ बस कल्पना करें कि यह कितनी भीड़ थी और नाव चलाने वालों की काम करने की स्थिति निश्चित रूप से एक सपना काम नहीं है।
चलो बने रहे पिरामिडों के देश में और अतीत के एक और आविष्कार पर एक नजर डालें। लेकिन भविष्य के योग्य कुछ लोगों को युद्ध से जुड़ी हर चीज से घृणा महसूस होती है और यह बिल्कुल स्पष्ट है कि दुश्मन युद्धों को हराने की इच्छा के कारण कई वैज्ञानिक खोजें क्यों की गयी। हमेशा प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहित किया जाता है और परिणाम स्वरूप मानव जाति ने युद्ध मशीनें बनाने के लिए पूरी फैक्ट्रियां बनाना सीख लिया है। और प्राचीन दुनिया के बारे में क्या ये व्यर्थ नहीं है कि हम कारखानों का उल्लेख करते हैं। उदाहरण के लिए टैंकों के बारे में बात करते हैं। जब मैंने सैन्य मशीनों का उल्लेख किया तो संभवतः आपने उनके बारे में सोचा होगा। टैंक प्राचीन युद्धरथ के आधुनिक संस्करण की तरह हैं। यहाँ तक कि वैज्ञानिक भी इस बारे में बात कर रहे हैं कि अंततः रथ युद्ध के मैदान में गतिशीलता प्रदान करता था और यह केवल परिवहन का साधन नहीं था बल्कि एक दुर्जेय हथियार था। लेकिन सेनाओं को बहुत सारे रथों की आवश्यकता थी और इसलिए 3000 कई साल पहले फिरौन रामेसेस द्वितीय ने एक फैक्ट्री बनाई थी जहाँ से उन्हें तैयार किया गया था। कद्दीश की लड़ाई करीब थी। यह 1274 ईसा पूर्व में लड़ी गई अब तक की सबसे बड़ी रथ लड़ाई थी। मिस्रियों ने लड़ाई के लिए बड़ी संख्या में रथ भेजे थे और अंततः दोनों तरफ से लगभग 4000 रथ थे। युद्ध के मैदान में पक्ष गर्मी, धूल और चीखों की कल्पना करते हैं। लेकिन चलो कारखाने पर वापस आते हैं। पुरातत्वविदों का मानना है कि यह नील डेल्टा में स्थित था और प्रशिक्षण मैदानों के अलावा वहां एक वास्तविक असेंबली लाइन थी। ये लगभग किसी भी कारखाने के समान ही थी। आधुनिक कारखाने में कन्वेयर बेल्ट नहीं होने के बावजूद रथों को अलग से बनाए गए हिस्सों से इकट्ठा किया जाता था और इससे प्रक्रिया बहुत तेज हो जाती थी। इसलिए यदि आपको बताया जाए कि यह हेनरी फोर्ड थे जिन्होंने 20वीं शताब्दी में असेंबली लाइन विधि बनाई थी, तो आप बहस कर सकते हैं यह मिस्रियों ने ही किया था जिन्होंने 3000 साल पहले ऐसा किया था। लेकिन न केवल मिस्रियों और चीनियों ने अद्भुत आविष्कार किए थे। क्या आप आर्किमिडीज नाम से परिचित हैं? आप शायद वे लोग भी हैं जिन्हें इतिहास में कोई दिलचस्पी नहीं है। उन्होंने इस प्राचीन वैज्ञानिक के बारे में सुना है कि उनके समय में आर्किमिडीज ने बनाया था ज्यामिति के क्षेत्र में कई खोजें। उन्होंने गणितीय विश्लेषण के बारे में कुछ विचारों का उल्लेख करने वाले पहले व्यक्ति थे और यांत्रिकी हाइड्रोस्टैटिक्स की नींव रखी और उन्होंने चरखी प्रणाली का आविष्कार किया। आज इसका उपयोग हर जगह किया जाता है। लेकिन प्राचीन समय में भारी भार केवल लोगों द्वारा उठाया जाता था और जितना भारी होता था भार उतना ही अधिक था जितना अधिक लोगों को इसे उठाने में लग गया। उदाहरण के लिए जमीन से 1 टन वजनी किसी चीज को उठाने के लिए कम से कम 40 लोगों को बुलाना आवश्यक था। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि कुछ भी बनाना कितना कठिन था? लेकिन आर्किमिडीज एक रास्ता लेकर आए। लोगों को बिना किसी उत्परिवर्तन के मजबूत बनाए, केवल पुली और वेंचेस की एक प्रणाली जिसने सरल शब्दों में किसी भी भार को उठाना आसान बना दिया है। माल का वजन एक रस्सी पर वितरित किया जाता है। जितना अधिक समय होता है उतना अधिक वजन एक व्यक्ति उठा सकता है और हालांकि पूरी प्रक्रिया इसमें अधिक समय लगता है, इसे 40 से कम लोगों के साथ किया जा सकता है। यहाँ तक कि एक किंवदंती यह भी है कि आर्किमिडीज अकेले ही केवल अपनी चरखी प्रणाली का उपयोग करके एक जहाज को किनारे तक खींचने में सक्षम था। उम्मीद है कि तभी उसने लोगों के एक समूह को जहाज को वापस पानी में धकेलने की कोशिश करते देखा और हंसे। ठीक है, आर्किमिडीज और उनकी पुली, रस्सियां, लीवर और अन्य आविष्कार काफी प्रसिद्ध हैं। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि दुनिया में स्विस सेना चाकू की कम से कम एक प्रति है जो 1800 साल पुरानी है और निश्चित रूप से यह स्विट्जरलैंड से नहीं है। चाकू वास्तव में था रोमन शिल्पकार द्वारा निर्मित। इसमें एक चम्मच, एक कांटा, एक चाकू, एक सुआ और एक छोटा सा फावड़ा शामिल है। वह सब कुछ जो प्राचीन समय में एक अमीर यात्री को चाहिए होता था। मुझे नहीं पता कि उसने फावड़े में सुए के साथ क्या किया। ये कहने की जरूरत नहीं है कि धातु थोड़ी फीकी पड़ गई और मुड़ गई समय के साथ। लेकिन यदि आप एक आधुनिक प्रति देख सकते हैं तो ईबे पर एक है। मैं इसे पूरी तरह से खरीदता हूँ। सामान्य स्विस सेना चाकू के विपरीत, जिसे इसकी सुविधा और कार्यक्षमता के लिए सराहा जाता है, इसके प्राचीन रोमन संस्करण ने मालिक की स्थिति पर जोर दिया है। हर कोई इसे खरीद नहीं सकता है। सड़क पर अच्छा खाना तो दूर की बात है, आज भी उचित कटलरी के साथ ऐसा करते हैं। वास्तव में रोमन लोग अपनी जेबों में चांदी के बर्तनों का एक पूरा सेट रखते थे। शायद दूसरी जेब में वे अपने दादा दादी से विरासत में मिला डिनरवेयर सेट रखते थे। अब आइए निर्माण के बारे में थोड़ी बात करते हैं। जब यह उन प्रौद्योगिकियों की बात आती है जिनका उपयोग उदाहरण के लिए प्राचीन मिस्रियों द्वारा अपने पिरामिड बनाने के लिए किया गया था, हमेशा कोई न कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो मानता है कि यह सब बहुत रहस्यमय है। निश्चित रूप से आप ऐसे लोगों से मिले हैं जो एलियन निर्माण और अंतरिक्ष अभ्यास के बारे में बात करना पसंद करते हैं। इस पर विश्वास करना वास्तव में कठिन है।
चूना पत्थर, बलुआ पत्थर और ग्रेनाइट के ये सभी विशाल स्मारक आधुनिक उपकरणों की मदद के बिना बनाए गए थे, लेकिन यह समझने के लिए कि मिस्र के लोगों ने वास्तव में क्या उपयोग किया था, आप भित्ति चित्रों की ओर रुख कर सकते हैं, जिन्हें आप देख सकते हैं। ये बहुत अच्छी तरह से संरक्षित है। यह एक आदमी को दिखाता है जो आरी का उपयोग करता है, और यह स्पष्ट है धातु से बनी सबसे मजबूत धातु तब तांबा थी। लेकिन क्या तांबे के उपकरण पत्थर के साथ काम कर सकते थे? ऐसा लगता है कि कोई भी तांबे की आरी झुक जाएगी, लेकिन यह अजीब लग सकता है कि तांबा तांबे की आरी के साथ प्रतिरोध कर सकता है। बलुआ पत्थर या चूना पत्थर को टुकड़ों में काटना संभव है। शायद यह मिस्र का तरीका है। मूर्तियां तराशी गईं और पिरामिड बनाए गए। मिस्रियों के पास ड्रिल भी थे जो उन्हें ग्रेनाइट जैसी कठोर सामग्री में भी छेद करने की अनुमति देते थे और आधुनिक वैज्ञानिकों को पहेली बनाते थे। आप जानते हैं कि मैं सोचने लगा हूं कि अगर मैं इतिहास का अध्ययन करना शुरू करूं तो मुझे पता चलेगा कि वहां कुछ भी नहीं है आधुनिक दुनिया में नया। जो कुछ भी हम आज उपयोग करते हैं वह सब कुछ जिसे प्रगति का परिणाम माना जाता है, उसका आविष्कार हजारों साल पहले ही हो चुका था। ये सिर्फ इतना है कि मानवता सभी अच्छी प्रौद्योगिकियों को भूलने में कामयाब रही है और अब हमें उन्हें फिर से खोजना होगा। मैं इसका अध्ययन करने जा रहा हूँ। इस बीच अधिक बारीकी से जारी करें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लाइक, बेल्स, कमेंट्स, आपको ड्रिल पता है। बाद में मिलते हैं।